हेलो प्यारे बच्चों, यू आर वेलकम इन माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स और पहला चैप्टर भौतिक जगत, इसको कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड और इस चैप्टर का आज है पहला लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारी और आपकी पहली मुलाकात है और इस लॉकडाउन में कॉलेज में ऐसी व्यवस्था है नहीं। कॉलेज में आप लोग मुझे पहचान सकते थे। तो आई एम फिजिक्स लेक्चरर फ्रॉम MGHM इंटर कॉलेज महारारा एटा। तो आज हम इस चैनल पर फिजिक्स की स्टडी करेंगे। तो देखिए भाई, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा गैप आप लोग पार करके आए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बधाई दूंगा। हाई स्कूल में आप पास आउट होकर के आए हैं, आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप अब कक्षा 11 में आ चुके हैं। लेकिन अब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब एक बहुत बड़ा फासला आ चुका है। एक बहुत बड़े गैप को आप पार करेंगे। देखो होता क्या है, मैं समझाता हूँ। जैसे एक छत पर जाना हो तो ये सीढ़ियाँ होती हैं। कितना आसान होता है कि कोई एक व्यक्ति है जो सबसे पहले इस सीढ़ी पर चढ़ेगा, फिर ये इस वाली सीढ़ी पर आएगा, फिर इस पर आएगा, फिर इस पर आएगा, फिर इस पर आएगा, फिर इस पर आएगा और फिर कहाँ पहुँच जाएगा? छत पर पहुँच जाएगा। लेकिन हम आपसे ये कहें कि एक एक सीढ़ी करके मत चढ़िए, आप चार चार सीढ़ी छोड़ के चढ़िए तो कितना टिपिकल हो जाएगा। आप यहाँ 10th क्लास में थे, कितना अच्छा होता कि यहाँ पर 11th क्लास होती। यहाँ 10th है, यहाँ 11th होनी चाहिए थी अगली सीढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिलेबस जिसने भी बनाया है, जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा पद्धति है, उसमें न आपका कोई बस है न मेरा कोई बस है। लेकिन यहाँ हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आप लोग इस सीढ़ी से यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ये वाला फासला आपको तय करना है। आपने देखा होगा बहुत पतली सी किताब होती है 10th में, हाई स्कूल में, और उसमें तीनों पार्ट होते हैं साइंस के। फिजिक्स भी आप उसी में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और उसी में बायो भी होती है। तो फिजिक्स का हिस्सा और कम रह गया। अब यहाँ इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। किताब की मोटाई से पढ़ाई के स्तर को हम नहीं आंक सकते, लेकिन आप यहाँ से अनुमान लगाइए कि अगर आप स्टेप बाय चलते तो बहुत आसान होता, लेकिन आपको ऐसे नहीं चढ़ना है। अब आप यहाँ से यहाँ आ चुके हैं तो कमर कस लीजिए, अपने आप को तैयार करिए एक कठिन परिश्रम के लिए। जब आपने साइंस ले ही ली है, अब आप साइंस पढ़ेंगे ही, तो जितना आसान 10th में था उतना आसान काम अब नहीं है। एक एक वीडियो, मेरा एक एक शब्द अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको मैं साइंस यानी फिजिक्स, अब साइंस की बात नहीं करेंगे, 11th में अब वो साइंस क्या हो गई, उसका एक पार्ट, एक वर्गीकरण उसका कर दिया। तो अब उसका आप क्या, कौन सा हिस्सा पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। या इसको भौतिकी भी कह देते हैं, भौतिकी कह लें या भौतिक विज्ञान कह लें, एक ही बात है। तो फिजिक्स पढ़नी है आपको इस चैनल पर। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब आपको इतना लंबा फासला तय करना है तो कठिन परिश्रम भी करना है और मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। सारे खेल कूद सब बंद करने पड़ेंगे, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, विधिवत नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि आज पढ़ लिया 4 दिन बाद पढ़ेंगे, नो, कॉन्टिन्यूअस एक सतत पढ़ाई आपको करनी होगी, अनवरत, जिसमें गैप ना आए। क्रम से पढ़ते रहेंगे, पीछे का भी याद रखेंगे, उसे भूलते नहीं आएंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि हम पीछे का भूल रहे हैं तो उसको फिर रिवाइज करेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे। अब आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं वो चैप्टर फर्स्ट, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड।
तो यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या आती है बेटा, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, कोई भी इस चैप्टर को अगर पढ़ाने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ चलेगा, ऊपर, सिर के ऊपर से। अब आप कहेंगे सर सिर के ऊपर से चलेगा तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा मजबूरी है पढ़ाना। अगर मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ तो आप कहेंगे कि सर ने तो शुरुआत में ही पहला चैप्टर छोड़ दिया, आगे पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे। अब है क्या इस चैप्टर में? इस चैप्टर में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपने ABCD अगर न पढ़ी हो और हम आपको ग्रामर सिखाने लगें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने लगें, मतलब टेंस पढ़ाने लगें, या एक्टिव पैसिव पढ़ाने लगें, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाने लगें, तो एक बड़ी जटिल समस्या आती है। बच्चा बोर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, उसके ऊपर से चलेगा। लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर को ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि वो यहाँ से नहीं तो ऊपर से भी नहीं गुजरे, आसपास तो आ जाए। है क्या दिक्कत? क्या है यहाँ दिक्कत? ये है बेटा कि ये जो चैप्टर है इसमें पूरा सारांश दिया है। ऐसे टॉपिक भी हैं जिन्हें आप इंटर में पढ़ोगे, ऐसे टॉपिक भी होंगे जिन्हें आप इंटर लेवल तक भी नहीं पढ़ोगे, तो इसलिए समस्या आएगी। इस चैप्टर का उद्देश्य ये है कि साइंस के बारे में समझाने से है, भौतिकी क्या है, फिजिक्स को समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ तक बात होती तो समझ में आती, लेकिन इसमें आगे के टॉपिक्स को लेकर के भी बात की है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के ही ये ना सोचेंगे यार साइंस तो बहुत बेकार चीज़ है, ये तो हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रही। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं वादा करता हूँ आपसे कि सेकंड चैप्टर से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और ये वाला चैप्टर भी आपको बहुत बहुत समझ में आएगा। ऊपर से नहीं, यहाँ से घुसेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन कब? जब आप इंटर पास आउट करके निकलेंगे तब मेरे इस वीडियो को देखना, तब आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, क्योंकि इंटर के भी टॉपिक इसमें आ जाएंगे। एक प्रस्तावना है, क्या है? इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात है। चलिए अब ज़्यादा समय को ख़राब नहीं करते हैं और चलते हैं अपने मूल टॉपिक पर, चैप्टर फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि साइंस है क्या। भाई साइंस साइड में एडमिशन लिया है कि सर मुझे साइंस साइड ही पढ़नी है, आर्ट नहीं पढ़ूंगा, मैं आर्ट साइड नहीं पढ़ूंगा। वो कहावत है ना, सलामी देंगे तो तोप से ही देंगे, वरना देंगे ही नहीं। तो चलिए, जब आप सलामी देने पर आ ही गए हैं तो चूँकि अब आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आप लोग अब वैज्ञानिक बन चुके हैं। जब बोर्ड का फार्म भरेंगे तो शब्द होता है वैज्ञानिक पर टिक लगाते हैं, कितनी खुशी होती है, कितना गर्व होता है कि अब हम वैज्ञानिक बन रहे हैं। तो वैज्ञानिक बन रहे हैं, इसके लिए आप लोगों के लिए बधाई। लेकिन वैज्ञानिक बनने के लिए कमर भी कसनी पड़ेगी, एक तपस्या करनी पड़ेगी, एक बड़े लगन से पढ़ना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। चलिए, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने जिस ब्रांच में, जिस साइड में एडमिशन लिया है उसके बारे में जान तो लें कि आखिर साइंस है क्या। तो अब स्टार्ट करते हैं साइंस से। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। तो देखिए, विज्ञान जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का। अपनी जो मूल भाषा है वो यही है, संस्कृत। संस्कृत का शब्द है विज्ञान, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ है इसका? जानना। क्या जानना? अभी बताएंगे। साइंस, इंग्लिश में ये जो शब्द आया, ये आया सिंटिया शब्द से, SCIENTIA, यानी सिंटिया। इस शब्द का अर्थ भी क्या होता है? जानना। जानना, किसी घटना को समझने का प्रयास करना। हमारे अंदर जो जिज्ञासा पैदा होती है, एक मन में कौतूहल उठता है कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो जो साइंस है हमारी इस पर चलती है। क्यों, कब, कैसे,
ये 3 बातें आपको मूलतः ध्यान रखनी है। इनका आंसर मिल गया आपको तो समझ लीजिए साइंस आप लोग सीख गए। तो चलिए फिर वापस आते हैं उसी बात पर कि सिंटिया से क्या बना दिया, साइंस। यानी इसका अर्थ भी जानना है, विज्ञान का अर्थ भी जानना है, तो जानना ही विज्ञान है। अब इसको परिभाषित कैसे करें? अब क्या जानना है? देखिए, मनुष्य के अंदर एक जिज्ञासा है। जब वो कोई नई चीज देखता है तो उसको जानने की कोशिश करता है। प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे देखिए, सूर्य निकलता है, एक रूटीन है, पूरब से निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, रात को तारे टिमटिमाते हैं। चंद्रमा कभी तो ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी और बड़ा हो जाता है, कभी पूरा दिखाई देने लगता है। जिज्ञासा है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों, कैसे और कब कब ऐसे होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। तो ये जानना है प्राकृतिक घटनाओं को। प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कैसे पेड़ से फल टूटता है तो जमीन पर ही क्यों आता है? एरोप्लेन कैसे उड़ने लगा? एरोप्लेन तो साइंस की बाद की बात है, क्योंकि जब हमने साइंस पढ़ ली है तब हमने एरोप्लेन बना पाया है। लेकिन अभी हम बात करते हैं प्राकृतिक घटनाओं की जो प्रकृति में हो रही हैं। बहुत सारे ग्रह, उपग्रह सब ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं। पौधा उगता है, हमने टमाटर का पौधा लगाया, उस पर टमाटर का फल आया। पहले हरा था, पक गया तो लाल हो गया। हमने सीखा, हमने देखा, एक किसान ने फसल की, जैसे ही उसका रंग लाल पड़ा उसने तोड़े, मार्केट में गया और उनको सेल कर दिया। लेकिन उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये लाल क्यों हो गया। अगर वो ये जिज्ञासा उसके अंदर आती कि ये पहले हरा था फिर लाल कैसे हो गया, वही विज्ञान है। तो प्रकृति में जो कुछ हो रहा है, कैसे पौधा उगाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, एक टैबलेट खाने से कैसे सही हो जाते हैं, हम बोल कैसे रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। मैं इस मार्कर से इस पे लिखता हूं, लिख जाता है, बिगाड़ता हूं, बिगड़ जाता है। आप लोगों के लिए बहुत आसान बात होगी, लेकिन है, चमत्कार है, मैजिक, जादू जिसको कहते हैं। जादूगर के पास जाते हैं जादू का खेल देखने, प्रकृति का कम जादू है। देखिए कितनी विचित्र विचित्र घटनाएं हो रही हैं। उल्का पिंड टूट के गिरता है, तारा टूटता हुआ दिखाई देता है, सूर्य सुबह कम गर्म होता है, दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, ऋतुएं बदल जाती हैं, कभी सर्दियां आती हैं, कभी पसीने में नहाते हैं, कभी बरसात का आनंद लेते हैं, कभी बसंत ऋतु का आनंद लेते हैं। तो क्या ये जादू नहीं है? अब आप लोग कहेंगे कि सर पढ़ाओगे भी कुछ है, ऐसी बातें करते रहोगे, लेकिन रस, जब तक रस नहीं मिलेगा, आनंद है। साइंस एक बहुत बढ़िया ब्रांच है। आप लोगों ने एडमिशन लिया है साइंस में, आप लोग बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा है। साइंस में एक आनंद की प्राप्ति होती है। जब किसी क्वेश्चन को हम हल करने बैठते हैं और वो हल नहीं हो रहा होता है तो बड़ा टेंशन होती है, बहुत टेंशन होती है। लेकिन जैसे ही हल हो जाता है, आंसर मैच कर गया, अरे वाह, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बड़ा प्राउड महसूस करते हैं कि हमने ये सीख लिया, हमने सवाल को हल कर लिया। तो यही विज्ञान है कि प्रकृति की जो समस्याएं हैं, प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं, उनको हल कर लेना ही मनुष्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो इन समस्याओं को हल करता है उसी को वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं। बात समझ रहे होंगे मेरी, उनको क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। तो आज के समय में एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें बहुत सारी महिलाएं, पुरुष मिल करके इन प्रकृति के रहस्यों को सुलझा रहे हैं। नासा है, इसरो है, ये वैज्ञानिक संगठन है, आप लोग इनका नाम भी सुनते होंगे। तो
अब मेडिकल साइंस की बात करें तो WHO, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो आपने WHO का नाम सुना होगा, वो भी एक संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो या फिजिक्स से रिलेटेड हो, हैं सब साइंटिस्ट ही, क्योंकि ये सब साइंस की ही ब्रांचें हैं। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति या विज्ञान शब्द कहाँ से आया, आप लोग ये सीख चुके, आपने ये सीख लिया कि विज्ञान शब्द कहाँ से आया। अब इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें, इसकी अगर हम परिभाषा बनाना चाहें तो एक संक्षेप में ऐसे कह सकते हैं। और एक बात और, बड़ा क्रम है इसमें, क्रमबद्ध ज्ञान है। एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी कड़ी, तीसरी से चौथी कड़ी, क्रम से ज्ञान को बढ़ाते चले जाएंगे। सुव्यवस्थित, संगठित, अब क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है, क्रम विज्ञान कहलाता है। तो अगर इसकी मैं परिभाषा बनाना चाहूँ बच्चों, तो विभिन्न, परिभाषा क्या बनेगी, विभिन्न यानी डिफरेंट, विभिन्न परिघटनाओं यानी प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, विभिन्न परिघटनाओं से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं से संबंधित प्रयोगात्मक प्रेक्षणों। अभी एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा मैं। प्रयोगात्मक प्रेक्षणों, अब ये तो परिभाषा को हम थोड़ा व्यवस्थित करके बना रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कि इसको रटने लगे, उसका आपको सेंस समझना है। साइंस ये नहीं कहती कि आप रटिए, आपको उसका बोध होना है, ज्ञान होना है, उसको समझना है कि उसका मतलब क्या है। विभिन्न परिघटनाओं से संबंधित प्रयोगात्मक परीक्षणों तथा वैज्ञानिक तर्कों, तर्क समझते होंगे, चलिए मैं एक साथ समझाऊंगा। वैज्ञानिक तर्क या तर्कों पर आधारित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपने देखो हिंदी में संधि और विच्छेद पढ़े होंगे, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी ग्रामेटिकली। ये विभिन्न लिखा हुआ है भाई, थोड़ा पेंसिल से बिगड़ गया है, विभिन्न सही से। विभिन्न परिघटनाओं से संबंधित प्रयोगात्मक परीक्षणों तथा वैज्ञानिक तर्क पर आधारित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब समझते चलें, विभिन्न परिघटना यानी जो भी प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं, इसका सब समझ गए। संबंधित प्रयोगात्मक परीक्षणों, देखिए विज्ञान चलता है एक्सपेरिमेंट्स पर, प्रैक्टिकल्स हमें करने होते हैं। तो प्रेक्षण जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उससे जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, प्रयोगात्मक प्रेक्षण। तथा वैज्ञानिक तर्क, तर्क यानी लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए कि उसका हम कारण बता सकें, हमें उसको स्पष्ट करना होगा कि ये घटना हो रही है तो उसका लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, यानी उसका कारण क्या है। तर्क पर आधारित सुव्यवस्थित यानी एक व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे सुव्यवस्थित का मतलब हम कपड़े पहनते हैं तो वेल ड्रेस्ड जिसको कहते हैं, शर्ट पहनेंगे, टाई लगाएंगे, पैंट पहनेंगे, बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट पहनेंगे, जूते और बढ़िया पॉलिश किए हुए जूते यानी वेल मेंटेन्ड, तो कहेंगे सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध यानी उसमें एक क्रम होना चाहिए। क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहेंगे, विज्ञान कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा रही। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, फिर उसके आगे चलते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट
तो बच्चों अब बात करते हैं साइंस। देखिए साइंस, हम ये कहें कि हम पूरा विज्ञान पढ़ लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। अभी हमने साइंस के बारे में कहा था कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान। इसका अगर हम, जैसे आपने संधि विच्छेद पढ़े हैं, तो इसको अगर विच्छेद करें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब एक विच्छेद करके उसका अर्थ निकालना है, प्रॉपर विच्छेद नहीं कर रहे। विज्ञान को विशिष्ट ज्ञान भी कह सकते हैं, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज हमें जो, सॉरी भाई, विशिष्ट ज्ञान, ऐसा आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा कि विज्ञान को अगर शाब्दिक अर्थों में समझें तो उसको हम विशिष्ट ज्ञान कह देते हैं। अगर मैं अपनी थ्योरी इसमें लगाता हूँ, मैं अपने अगर विचार यहाँ पर रखूँ, तो मैं विज्ञान को जो नाम दूंगा वो मैं देना चाहूँगा विस्तृत ज्ञान। ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये मेरी स्वयं की परिभाषा है भाई। ये भी एक मनुष्य ने बनाया है विज्ञान, जो साइंटिस्ट भी इंसान होते हैं, जो किताबें लिख रहे हैं, जो लेखक हैं, जो राइटर्स हैं, वो भी इंसान हैं। तो मैं भी एक अपने शब्दों में विस्तृत ज्ञान इसको कहना चाहूँगा। विस्तृत ज्ञान वो है विज्ञान। तो विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि हम ये कहें कि हम पूरी साइंस पढ़ लेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल, असंभव है, क्योंकि ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब साइंस में भी अब हम बात करेंगे कि सब नहीं पढ़ सकते, तो छोटे छोटे उसके टुकड़े किए गए हैं, उसका वर्गीकरण किया गया है, टुकड़ों में उसको पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की शाखाएं क्या क्या हैं, तो बात समझने की कोशिश करें। अगर मैं साइंस का वर्गीकरण करूं, तो इसका क्लासिफिकेशन करूं, तो जैसे साइंस में भौतिक विज्ञान या भौतिकी कह सकते हैं इसको, भौतिक विज्ञान, दैट इज फिजिक्स जिसको कहते हैं, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको। दूसरा इसका वर्गीकरण कर सकते हैं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसको हम क्या कह देते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। एक वर्गीकरण और कर देते हैं चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस जिसको कहते हैं, जिसमें आपके रोगों का निदान किया जाता है, चिकित्सा विज्ञान, दैट इज मेडिकल साइंस। तो इस तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यही वर्गीकरण हो गया, अब हम कोई एक तो पूरा पढ़ ही लेंगे। अब मैं कहूँ कि मैं पूरी फिजिक्स आपको सिखा दूँ या मैं सीख लूँ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। पूर्ण रूप से तो हम पढ़ ही नहीं सकते, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी तो इनके भी आगे ब्रांचेज आएंगी। जैसे एक पौधा होता है, पौधा उगता है, 2 शाखाएं निकली, उनमें से फिर और शाखाएं निकली, फिर इनमें से और शाखाएं निकलेंगी, ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। सब में से ऐसे करके तो पौधा बहुत विस्तृत होता चला जाता है। तो इसी तरीके से ये ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपने 10th में ये तीनों एक ही साथ पढ़ी थी, एक ही टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी, लेकिन अब आपके ये 3 विषय हो गए। क्या क्या हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो ये तीनों पढ़ेंगे, जो मैथमेटिक्स लेंगे वो बायोलॉजी की जगह क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पार्टीशन हो गया। आगे चल के इससे भी आगे जाएंगे तो इस फिजिक्स के भी बहुत सारे पार्टीशन होंगे, उसमें से एक ब्रांच आप पढ़ेंगे। तो अब बात किसकी करेंगे, चूंकि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स, तो अब मैं बात करूँगा केवल इसकी, भौतिक विज्ञान की। अब फिजिक्स क्या है इसको समझते हैं। तो साइंस का हमने ये वर्गीकरण कर लिया, और भी ब्रांचेस इसमें आएंगी, ऐसी बात नहीं है, मैं एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब
मुझे यहाँ पर आना है, कहाँ आना है? फिजिक्स पर। फिजिक्स क्या है? तो पहले इसका अर्थ समझते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? भौतिक विज्ञान, या इसको हम भौतिक विज्ञान को और क्या कह सकते हैं? भौतिकी, भौतिकी भी कहते हैं। इसमें एक शब्द आ रहा है भौतिक विज्ञान। ये जो शब्द है भौतिक, ये किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और इस संस्कृत भाषा में इस शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। भौतिक का अर्थ किससे होता है? प्रकृति से, और यानी नेचर, जिसको हम नेचर कहते हैं। अब आप कहेंगे सर नेचर क्या है? वैसे आप ऐसा कहेंगे नहीं, आप नेचर तो जानते ही हैं। हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज नेचर। पेड़ पौधे, जीव, बहुत सारे जीव हैं, सजीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, बहुत सारे ग्रह, बहुत सारी गैलेक्सियाँ, मंदाकिनी जिसको कहते हैं, ये सब कुछ क्या है? नेचर है, प्रकृति है। तो भौतिक शब्द का अर्थ हुआ प्रकृति से। और इंग्लिश की बात करें, जैसे फिजिक्स कहाँ से आया? ये शब्द कहाँ से बना? इसका अर्थ हिंदी में तो समझ में आ गया आपको, किससे? भौतिक का अर्थ किससे है? नेचर से। तो ठीक इसी तरीके से ये शब्द बना है फ्यूसिस से। फ्यूसिस, इसका अर्थ भी क्या होता है? प्रकृति। इस शब्द का अर्थ भी क्या होता है? प्रकृति। तो इस फ्यूसिस शब्द को मॉडिफाई करके हमने क्या बना दिया? फिजिक्स बना दिया। तो कुल मिला के अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, मेरी बात समझ चुके होंगे कि फिजिक्स में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल क्या पढ़ेंगे? अबाउट नेचर, प्रकृति। हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसमें जो घटनाएं हो रही हैं, उनको समझना, उनको सुलझाना, जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये घटना क्यों हो रही है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारी घटनाएं हैं। पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, सुबह शाम लाल दिखाई देता है, दोपहर में श्वेत हो जाता है, ऋतुएं बदल जाती हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात। तो ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्रकृति में हो रही हैं। इन्हीं घटनाओं को किस शाखा में पढ़ेंगे? साइंस की भौतिक विज्ञान में। तो साइंस की एक शाखा, हम यहाँ पर एक डाली पढ़ेंगे। जैसे इस पौधे की हम एक डाली के बारे में पढ़ रहे हैं, एक ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी अगर हम परिभाषा बनाना चाहेंगे भौतिक विज्ञान की, तो क्या बनेगी? एक बात और समझ लें, नेचर। अभी हमने कहा इसका अर्थ किससे है? प्रकृति से है। तो देखिए जो नेचर है, प्रकृति, इसको क्या कहते हैं? प्रकृति। इस पूरी प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है द्रव्य, यानी पूरे ब्रह्मांड का अगर हम वर्गीकरण करें तो दो ही चीज़ें हैं, एक द्रव्य है और एक ऊर्जा है। आशा है कि आप लोग ये 10th में सीख करके आए होंगे कि क्या है द्रव्य, क्या है ऊर्जा। अब आप समझ लीजिए, फिजिक्स में केवल हम इन दो चीज़ों को पढ़ेंगे। अब फिजिक्स का स्कोप भी बहुत बड़ा है, पूरी फिजिक्स भी नहीं पढ़ सकते। अब आप लोग कहोगे सर आप तो दो ही चीज़ें पढ़ाओगे, द्रव्य और ऊर्जा के ही बारे में बात होगी फिजिक्स में, तो दो चीज़ें भी नहीं सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ लार्ज कॉम्प्लिकेशन, एक बहुत जटिल विषय है ये। हमने बहुत आसानी से कह दिया, दो चीज़ों से बना है ब्रह्मांड, द्रव्य और ऊर्जा से। द्रव्य दैट इज मैटर। एक बात और बता दूं भाई, आप लोग ये कहेंगे कि सर आप दोनों भाषाओं का यूज़ कर रहे हैं, हिंदी में भी लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो इससे तो हमारा डबल समय वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है भाई। इंटर तक आप हिंदी मीडियम का ऑप्शन ले सकते हैं, आगे किसी कंपटीशन में बैठेंगे वहाँ सब इंग्लिश चलेगी, बड़ी समस्या आएगी। 10th में आप लोगों को कैसे पढ़ाया गया, क्या सिखाया गया? अब कायदा ये था कि आपको छोटे से ही दोनों जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, मैं यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा, मेरा माध्यम हिंदी ही है, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। छोटी क्लासेस से भी आपको सीख के आना चाहिए था। आप पढ़ के आए हैं त्रिज्या, तो आपको रेडियस पता होनी चाहिए कि उसको रेडियस कहते हैं। व्यास
डायमीटर कहते हैं, परिधि पैरामीटर कहते हैं, त्रिभुज ट्रायंगल कहते हैं। तो इससे आगे समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आप कहीं कोचिंग करने जाएंगे, वहाँ सब इंग्लिश में पढ़ाएंगे, वहाँ हिंदी कोई नहीं बोलेगा। आप कहेंगे सर रेडियस क्या होती है, तो सब बच्चे हंसने लगेंगे कि ये त्रिज्या, मतलब ये रेडियस भी नहीं जानता, जबकि आप जानते हैं कि त्रिज्या जानते हैं आप। वृत्त पढ़ लिया, सर्किल नहीं जानते, तो बड़ी समस्या है। तो अब ये गलती यहाँ मत करना। मैं भाई दोनों में लिखूंगा, जो टेक्निकल, बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो आप इंग्लिश में भी नोटबुक पर लिखेंगे। और जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, कोरोना का प्रकोप ख़त्म हो जाएगा, मैं आपके नोट्स चेक करूँगा, तो ये सब आप बनाते चलिए और इंग्लिश में भी हर टर्म को लिखेंगे। मैटर एंड एनर्जी, तो द्रव्य क्या है ये आप पढ़ के आए, लेकिन मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि आप हाई स्कूल तक इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि हम जो कुछ सीख रहे हैं, हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है, कौन करा रहा है हमें ज्ञान। हमारे शरीर में ऐसे कौन से अंग हैं जो हमें ये सब कुछ कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ। आप लोग जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, वही जिज्ञासा पैदा करती हैं, वही समस्या का हल करती हैं, वही उसका निराकरण करती हैं, समाधान करती हैं। वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ ही हैं जिनसे हम ये सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 इंद्रियां हैं। तो उन इंद्रियों से, इन 5 इंद्रियों में से किसी की भी सहायता से जिस चीज़ को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते तो महसूस कर सकते हैं, उसमें द्रव्यमान होता है। वो क्या कहलाता है? द्रव्य। वजन होता है जिसमें द्रव्यमान, पढ़ के आए हैं, लेकिन जैसे वजन, उसको छुएंगे तो हमें उसमें वजन मालूम पड़ेगा, वो द्रव्य है। मेरे हाथ में ये है, मार्कर है, ये द्रव्य है, ये बोर्ड द्रव्य है, दीवार द्रव्य है, इनमें वजन है, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें देख नहीं पा रहे हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा। हवा भी क्या है? द्रव्य है, मैटर है, ऊर्जा नहीं है। हवा जो है, एयर, वो क्या है? क्या है? द्रव्य है हवा। तो इसमें वजन भी है। अब ये बात अलग है कि उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसका घनत्व तो बहुत कम है, तो इसे महसूस कर लेते हैं। गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, जरा सी हवा आ जाती है तो बड़ा ठंडक का अनुभव होता है, बड़ा सुखद अनुभूति होती है, शरीर को बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो इंद्रिय है त्वचा, उसको बड़ा अच्छा महसूस हुआ, तो हमने उसका उपस्थिति का हमें आभास तो हो रहा है, तो वो क्या है? द्रव्य। जिस चीज़ को ना हम देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना उसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या होती है? ऊर्जा। ऊर्जा एक्चुअली किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता है। मेरे अंदर ऊर्जा है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, ये ऊर्जा है। मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो आप देख नहीं सकते, ना मैं देख सकता हूँ। अब कैसे मापेंगे इसमें ऊर्जा है या नहीं? क्या अगर वो वस्तु कार्य कर सकती है तो उसमें कहेंगे इसमें ऊर्जा है। अब ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। अब मैं यही सब कुछ बताने लगूंगा तो टॉपिक से भटक जाएंगे बेटा। सब चीज़ सीखेंगे, ऊर्जा भी सीखेंगे आगे। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, चुंबकीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, तो अभी इनकी चर्चा नहीं हो रही है। तो फिजिक्स में केवल हम इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन जिसको कहते हैं, इनकी एक दूसरे से अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, उनको भी सीखेंगे। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, उनके म्यूचुअल इंटरेक्शंस को सीखेंगे, वही क्या हो जाता है? फिजिक्स। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, इनके बारे में, इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, इनके आपसी संबंध के बारे में पढ़ेंगे, वही क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स का मतलब नेचर। एक बात और बता दूं भाई, मैं अब आप लोग, मैं कोशिश ऐसे कर रहा हूं बेटा कि बोरियत ना हो जाए, मैं बोल ज़्यादा रहा हूं, पढ़ा कम रहा हूं, शुरुआत की बात है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, इसमें अगर मैं बोलूँगा नहीं, इसमें बोलने का ही है, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आप पहले चैप्टर से ही हथियार डाल देंगे कि अरे सर ये तो बड़ा बोरिंग है, तो मैं उसको एक इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड चैप्टर से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चिंता मत करिए, लेकिन सब समझ में आएगा। तो ये चैप्टर अगर समझ में भी नहीं भी आता है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंटर करने के बाद मेरे इस वीडियो को देखना, तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। खैर, कम टू द पॉइंट। फिजिक्स इज द नेचर। अगर कोई मुझसे कहे कि
भौतिक विज्ञान की परिभाषा बनाओ, तो मैं यही एक छोटी सी परिभाषा बना दूंगा जिसे कहते हैं गागर में सागर भरना। फिजिक्स इज द नेचर, ओ सॉरी, एक सेकंड, सॉरी, क्या कहेंगे, फिजिक्स या नेचर इज द फिजिक्स या फिजिक्स इज द नेचर। फिजिक्स इज द, ओ क्या हो रहा है भाई, फिजिक्स इज द नेचर। ये एक हमने गागर में सागर भर दिया, लेकिन एक व्यवस्थित परिभाषा भी यहां लिखेंगे तो सीधी बात सीख गए कि फिजिक्स में हम कोई नई चीज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केवल प्रकृति के बारे में। देखिए, जब ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई होगी, अब आप लोग ये कहेंगे कि सर आप फिजिक्स के टीचर हो गए, ईश्वर की बात कर रहे हैं, कि साइंटिस्ट तो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। तो भाई ये अलग अलग दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है। मनुष्य ने पृथ्वी नहीं बना दी, न पानी बना लिया, न मनुष्य ने एरोप्लेन बना लिया है। मनुष्य ने एरोप्लेन बना लिया है, लेकिन कैसे बना? उसे ज्ञान कहां से मिला? किसी ने तो ज्ञान दिया उसको। तो कहने का अर्थ यह है कि फिजिक्स प्रकृति में जो कुछ है उसको सुलझा रही है, उसका ज्ञान प्राप्त कर रही है। जब सृष्टि बनाई, जब मनुष्य पैदा हुआ, तब वो इतना डेवलप नहीं था उसका दिमाग, तो वो ये भी नहीं जानता था कि कपड़े होते हैं, कपड़े पहने आते हैं, नंगा घूमता रहता था। उसकी इंद्रियां इतनी विकसित नहीं थीं, धीरे धीरे विकास होता चला गया। देखो, आग की खोज हुई, अग्नि की खोज हुई, वो खाना पकाने लगा, पत्थरों को टकराता था, उसने देखा, यही साइंस है। ऑब्जर्वेशन किया, उसने आग बना नहीं ली, प्रकृति में मौजूद थी। वो तो केवल उसको जान रहा है। हमने सूर्य नहीं बना दिया, हमने पृथ्वी नहीं बना दी, हमने चंद्रमा नहीं बना दिया, हमने पौधे नहीं बना दिए। किसान जाता है, खेत में बीज डाल देता है, पौधे उगाते हैं कि इस किसान ने ये फसल पैदा की है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई न बीज होता, बीज कहाँ से आया, फसल कहाँ से आ जाती? प्रकृति ने दी हमें। तो पत्थरों को टकरा करके वो आग पैदा करता था, घर्षण से, दो पत्थरों को रगड़ के। क्योंकि उसने कभी पत्थर रगड़ते हुए देखे, चिंगारी निकली, तो वो उसने देखा, वही साइंस है, उसको ज्ञान मिला कि इनको टकराने से, उनको रगड़ने से क्या उत्पन्न हो जाएगा? आग यानी अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। उसकी आग की खोज हो गई। तो इस धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ज्ञान का विस्तार होता चला गया, और आज मनुष्य इतना ज्ञानी हो चुका है कि वो चंद्रमा तक पहुंच गया है। उसने क्लोन तक बना लिए हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे डीएनए से, इस बॉडी के डीएनए से मुझ जैसा ही एक दूसरा एम कुमार, मनोज कुमार तैयार हो जाएगा, जिसे कहते हैं क्लोन। कितनी तरक्की कर ली है। तो अंत कुछ नहीं है, कहें कि यही साइंस खत्म हो गई, कुछ नहीं। दिनों दिन अनवरत चलता जा रहा है, विकास होता जा रहा है साइंस का। तो कुल मिला के कम टू द पॉइंट भटक जाएंगे। फिजिक्स क्या है? प्रकृति का अध्ययन करना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम फिजिक्स की परिभाषा लिखते हैं। तो बच्चों, समय की बचत के लिए मैंने डेफिनेशंस पहले से लिख दी हैं। तो फिजिक्स की डेफिनेशन अगर व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे तो क्या होगी? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस। ये बात मैं अभी बता चुका हूँ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब फिजिक्स का स्कोप भी बहुत बड़ा है, पूरी फिजिक्स को भी हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो फिजिक्स को कैसे बांटेंगे, उसकी कैसे ब्रांच निकालेंगे, वो अभी सीखेंगे। लेकिन पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे हटाता हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या बात करेंगे कि फिजिक्स का वर्गीकरण कैसे करें, क्योंकि हम इतना सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो उसका भी हमने वर्गीकरण कर दिया है। तो देखिए, फिजिक्स दैट इज
भौतिक विज्ञान, इसको अगर हम बांटें तो इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से बांट सकते हैं। एक तो हमारा रहेगा स्थूल प्रभाव क्षेत्र, इसे दो तरीके से बांटता हूं। पहला जो वर्गीकरण कर रहे हैं स्थूल प्रभाव क्षेत्र। स्थूल समझते हैं भाई, ये तो फिजिक्स नहीं है, हिंदी का शब्द है। अब बेटा हाई स्कूल में बहुत मौज मस्ती कर ली, अब लाइन पर आ जाइए। स्थूल, स्थूल का मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों से है, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, तारे बहुत बड़े बड़े हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो वो किस स्थान पर रखी जाएंगी? स्थूल प्रभाव क्षेत्र, यानी इसको मैक्रोस्कोपिक व्यू कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक, बड़ा, बड़ी बड़ी चीज़ों को एक जगह कर लिया, छोटी छोटी चीज़ों को एक जगह कर लिया। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, दैट इज माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रो, सूक्ष्म को क्या कहेंगे? माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो स्थूल प्रभाव क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें जो बात आएगी, इसमें भी कई ब्रांचें होंगी, मैक्रोस्कोपिक व्यू में भी। जैसे मैकेनिक्स, किसकी बात हो रही है, इसका भी जब वर्गीकरण करेंगे तो इस तरीके से कर देंगे। जैसे एक शाखा इसकी हो जाएगी यांत्रिकी। क्या हो जाएगी? यांत्रिकी, यानी मैकेनिक्स। दूसरी ब्रांच हो जाएगी वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें आवेश से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी जाएंगी। वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तीसरा इसका वर्गीकरण करते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, बात समझ रहे हैं भाई? ये हम एक बड़े स्तर पर मैक्रोस्कोपिक, मान लो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इतना बहुत गहराई तक नहीं जा रहे हैं, तो वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक व्यू, यानी बड़ा है। चौथा कर लेते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ा जाएगा, इसमें ऊष्मा के बारे में पढ़ा जाएगा, इसमें आवेश के बारे में पढ़ा जाएगा, इसमें मैकेनिक्स में कार्य, ऊर्जा, उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी जाएंगी, वो मैकेनिक्स होगी। तो देखिए, मैकेनिक्स आप 11th में पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स भी 11th में पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होती है, इसे और ऑप्टिक्स को आप 12th में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप पूरी मैकेनिक्स पढ़ लेंगे या पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ लेंगे, इनके भी फिर वर्गीकरण है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे। इस चैप्टर का जो उद्देश्य है, जो चैप्टर तुम्हारी बुक में रखा गया है, उसका मतलब है कि साइंस और फिजिक्स से परिचित कराने से है, तो ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। और बोर्ड एग्ज़ाम और होम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन भाई जब साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें साइंस की नॉलेज तो होनी चाहिए। तो बेकार का चैप्टर भी नहीं कह सकते, परिचय करा रहे हैं हम आपका, आप जो पढ़ने आ रहे हैं उसका परिचय हो रहा है। तो एक बात और, इसको मैं क्लासिकल फिजिक्स भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? क्लासिकल। क्लासिकल आपने सुना होगा, और बड़ा क्लासिकल सॉन्ग है, यानी पुराना गाना है, क्लासिकल मूवी है, पुरानी है, मतलब पुरानी है। पुरानी का मतलब सन 1900 ईस्वी, मतलब 1900 ईस्वी से पहले की जो फिजिक्स
बन चुकी थी, जितना खोजें हो चुकी थी, जितने नियम प्रतिपादित हो चुके थे, वो सब क्या है, क्लासिकल फिजिक्स। दैट इज, इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कह सकते हैं। उस समय न्यूटन का बोलबाला था। हर साइंटिस्ट का अपना एक दौर होता है, जैसे मूवी में हर एक्टर का अपना एक दौर होता है। जैसे कभी अमिताभ बच्चन का एक दौर हुआ करता था, एक राजेश खन्ना का दौर हुआ करता था जब सुपरस्टार, फिर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, फिर शाहरुख खान का भी एक दौर हुआ। तो दौर हैं, इंसानों को बदलते रहते हैं। ऐसे न्यूटन का एक समय बड़ा जलवा था, तो वो ये क्लासिकल फिजिक्स पुरानी वाली फिजिक्स हो गई। कब से? प्री 1990, यानी 1990 ईस्वी से पहले की फिजिक्स। ओके, उससे पहले की फिजिक्स ये हो गई। तो इसको क्लासिकल, यानी हिंदी में इसको कहेंगे चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत, या एक नाम और बताया था मैंने, यहाँ जगह नहीं है वही लिखने को, न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन के नाम पर चिरसम्मत भौतिकी। – 1990 के बाद की फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कह दिया है। इसको हम क्या कह सकते हैं? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक यानी आजकल जो चल रही है, मॉडर्न फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक व्यू से अगर वर्गीकरण करते हैं तो देखिए, इसका वर्गीकरण देख लीजिए। ये कब है? पास्ट 1990, यानी 1990 ईस्वी के बाद की जो फिजिक्स है वो हमने मॉडर्न फिजिक्स में कैटेगराइज कर दी है, उसकी कैटेगरी बना दी है। ओके, बात समझ रहे हैं? तो इसको भी हम कई वर्गीकरण दे सकते हैं, बल थोड़ा एक दो करके दिखा देता हूं मैं वर्गीकरण। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी कह सकते हैं इसको। क्वांटम भौतिकी या क्वांटम मैकेनिक्स भी कह सकते हैं भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्वांटम यांत्रिकी भी इसको नाम दे सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स कह लें या क्वांटम मैकेनिक्स कह लें। न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। पार्टिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं, कण भौतिकी। पार्टिकल फिजिक्स, कण भौतिकी। इसमें बहुत सूक्ष्म कणों के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे कण जो होते हैं, कणों से मिलकर पदार्थ बना है, कण भौतिकी। तो ब्रांचों की कोई सीमा नहीं है भाई, बहुत विस्तृत विस्तार है इसका। लेकिन अब मैं ज़्यादा आपको यहाँ करूँगा तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा, आपको बोरियत भी होने लगेगी कि पहले दिन से ही कि सर ने ये क्या क्या बता दिया, हमारी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो बेटा फिजिक्स को हमने एक संक्षेप में एक वर्गीकरण किया है, लेकिन वर्गीकरण यहीं समाप्त नहीं है। मैकेनिक्स का भी वर्गीकरण कर सकते हैं, इसका भी वर्गीकरण, इसका भी वर्गीकरण, इसका भी वर्गीकरण, सबका फिर वर्गीकरण 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 बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो खैर बेटा समय काफ़ी हो गया। अब एक पहले ही दिन आप इतना लंबा वीडियो देखेंगे तो बोर हो सकते हैं। तो आशा है कि जो कुछ मैंने पढ़ाया आपकी समझ में आया होगा। तो हिम्मत मत हारिए, चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो के लिंक को, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे चैनल को, जिससे आपको हर क्रम से वीडियो आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर अवश्य करें, जिससे आपके गांव में, आपके मोहल्ले पड़ोस में किसी, ज़रूरी नहीं है ये चैनल मेरा यूट्यूब पर है तो और बच्चे भी पढ़ सकते हैं भाई। अब मैं स्कूल में पढ़ाऊँगा तो हमारे स्कूल के ही बच्चे आ सकते हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे नहीं सीख सकते। तो मेरा उद्देश्य ये है कि और भी लोग इससे कुछ सीखें। तो आप अपने आसपास के साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि वो फिजिक्स को सीखें। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।